हेलो स्टूडेंट्स। स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं मैं आप लोग को बता रही थी। अगली विशेषता है सेना का प्रावधान। स्विट्जरलैंड में यूँ तो तटस्थ सिद्धांत वहाँ पे अपनाया गया। तटस्थ से आशय है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटना गतिविधियों में या फिर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्विट्जरलैंड सदस्य नहीं बनेगा, किंतु वहाँ पे भी सेना का प्रावधान पूर्व के संविधान में संघ सरकार को स्थायी सेना रखने का अधिकार नहीं था, यानी वहाँ पे सेना का प्रावधान जो है वो नहीं किया गया था। लेकिन नए संविधान के अनुच्छेद 58 की धारा 1 के अनुसार स्विट्जरलैंड की एक सेना होगी और सेना का गठन सैन्य सिद्धांतों के तहत किया जाएगा। अनुच्छेद 59 के अनुसार प्रत्येक स्विस पुरुष को सैनिक सेवाएं देनी चाहिए, जबकि महिलाओं के लिए सैनिक सेवाएं स्वैच्छिक रखी गई है। यानी संविधान के अनुच्छेद 59 में ये प्रावधान किया गया है कि ये ऐसी अपेक्षा की जाती है कि स्विस संघ में के नागरिक जो हैं पुरुष, उनको सैन्य सेवाएं अपनी प्रदान करनी चाहिए। अगला है गतिशील संविधान। गतिशील संविधान से आशय होता है कि जो संविधान अपने आप को समय काल परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित करता रहता है या उसमें संशोधन परिवर्तन करता रहता है, उसको हम गतिशील संविधान कहते हैं। स्विट्जरलैंड में यह अपेक्षा की जाती है कि स्विस संविधान की जो मूल ढांचा या मूल आत्मा है, उसको बिना छुए या उसमें बहुत परिवर्तन नहीं किए संशोधन प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं। यद्यपि स्विट्जरलैंड का संविधान बहुत कठोर संविधान की श्रेणी में आता है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार उसमें संशोधन परिवर्तन किए जा सकते हैं। अगली विशेषता है उदार संविधान। स्विस संविधान व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करता है और ये मानकर चलता है कि राज्य व्यक्ति के कल्याण के लिए है और व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को समुचित रूप में संजोए रखना या उनको जनता को प्रदान करना सरकार का उत्तरदायित्व है। और उदार संविधान का आशय ये है कि राज्य जो है वो एक साधन है जन कल्याण के लिए और व्यक्ति साध्य है जिसकी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व राज्य पर आता है। अगला है धर्मनिरपेक्ष राज्य। संविधान द्वारा स्विट्जरलैंड में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 15 के अनुसार सभी नागरिकों को धर्म एवं दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आंतरिक इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 15 के भाग 3 में धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने और धार्मिक उपदेशों के पालन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये स्विट्जरलैंड के संविधान की मुख्य रूप से प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला है स्विस संविधान में संशोधन प्रक्रिया। स्विस संविधान में संशोधन प्रक्रिया से आशय है कि स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन परिवर्तन कैसे लाया जाता है। जैसा कि अभी मैंने आप लोग को बताया कि देश और काल की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक संविधान में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि संविधान जब बने होते हैं और जैसे जैसे समय गुजरता जाता है राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिवेश में भी परिवर्तन आता रहता है, तो संविधान को तत्कालीन व्यवस्थाओं के अनुसार परिवर्तित करने के लिए उसमें संशोधन प्रस्ताव लाना आवश्यक होता है। स्विट्जरलैंड के संविधान को यद्यपि कठोर संविधान की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन जब से वहाँ पे नवीन संविधान लागू किया गया है उसमें यह पुराने से लेकर अभी तक उसमें 5 बार संशोधन किए जा चुके हैं। किंतु स्विस संविधान में संशोधन प्रक्रिया का स्वरूप ऐसा रखा गया है जिसमें संविधान के संशोधन से संबंधित कानून उसी सरलता से पारित नहीं किए जा सकते जिस सरलता से साधारण कानून पारित किए जा सकते हैं। की व्यवस्था ऐसी भी रखी गई है कि संविधान के संशोधन संघ की इकाइयों तथा उसकी जनता की इच्छा के बिना नहीं हो सकते हैं। साधारण संविधान या लचीला संविधान हम उसे कहते हैं जिसमें संशोधन प्रक्रिया आसानी से हो जाए,
देखिए, स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन प्रक्रिया के लिए कठोर प्रक्रिया का पालन किया गया है। यानी संशोधन प्रस्ताव जो होते हैं वो आसानी से परिवर्तित या संशोधन प्रस्ताव आसानी से पारित नहीं होते हैं। स्विस संविधान में संशोधन प्रक्रिया के 2 चरण हैं। पहला संशोधन का आरंभ और दूसरा संशोधन का पुष्टिकरण। यानी संशोधन के आरंभ करने की जो प्रक्रिया है उसका स्वरूप अलग है और संशोधन प्रस्ताव के अंतिम रूप में पारित होने की जो प्रक्रिया है उसका स्वरूप अलग है। संशोधन की प्रक्रिया में पहला स्तर संशोधन के आरंभ का होता है और यह 2 प्रकार का होता है। पहला पूर्ण संशोधन और दूसरा आंशिक संशोधन। संशोधन प्रक्रिया को 2 भागों में विभाजित किया। पहला इसका संशोधन का प्रारंभ और दूसरा संशोधन का पुष्टिकरण। अब संशोधन के आरंभ करने की जो प्रक्रिया या इनिशिएट करने की जो प्रक्रिया है उसको भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला इसका पूर्ण संशोधन और दूसरा इसका आंशिक संशोधन। पूर्ण संशोधन से आशय होता है कि संविधान के पूरे स्वरूप के अंदर परिवर्तन लाया जाए और आंशिक संशोधन से आशय होता है कि संविधान के कुछ अनुच्छेदों में या उसके स्वरूप में कुछ जो है परिवर्तन लाया जाए जो कि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं बैठ पा रहा है, उस सबको परिवर्तित करना जो है वो आंशिक संशोधन कहलाता है। नए संविधान के अनुच्छेद 192, 193, 194 एवं 195 में संघीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान में पूर्ण संशोधन। अनुच्छेद 193 संविधान के पूर्ण संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। पूर्ण संशोधन से आशय क्या है? संविधान को पूरी तरह से परिवर्तित करना। पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव लाने के 2 तरीके होते हैं। या तो यह प्रस्ताव जनता द्वारा लाया जाए अथवा संघीय सदन के किसी एक सदन अथवा संघीय संसद द्वारा प्रस्तुत किया जाए। यानी 2 तरह के तरीके होते हैं पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव लाने का। पहला तो जनता अगर इसका प्रस्ताव लाए और दूसरा संसद के सदन इसका प्रस्ताव लाएं। यदि ऐसी पहल जनता द्वारा की गई है और संघीय संसद के दोनों सदनों में असहमति है तो जनता तय करेगी कि पूर्ण संशोधन किया जाए अथवा नहीं। जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि जनता के द्वारा लाए गए पूर्ण संशोधन के प्रस्ताव से संघीय संसद सहमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में अंतिम जो निर्णय होता है वो जनता का होता है कि जनता ये तय करती है कि संशोधन प्रस्ताव लाना है या नहीं। यदि जनता पूर्ण संशोधन के लिए सहमति व्यक्त करती है तो संघीय संसद के दोनों सदनों का नए सिरे से निर्वाचन होता है। यानी संसद अगर संशोधन प्रस्ताव लाती है तो जनता का बाद में समर्थन लेना होता है और अगर जनता संशोधन प्रस्ताव पहले लाती है और संसद उससे सहमत नहीं है तो संसद के दोनों सदनों का निर्वाचन जो है वो दोबारा किया जाता है। नए संविधान के अनुच्छेद 138 द्वारा संघीय संसद के पूर्ण संशोधन हेतु लोक आरंभक के प्रावधान की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यानी 1 लाख मतदाता अगर संघीय संविधान के पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव रखते हैं, इस प्रस्ताव को जनता के बहुमत की स्वीकृति के लिए रखा जाना अपेक्षित है।